चैनल चाणक अकेडमी। आज हम बात करेंगे सर रोज बारकर, फर्स्ट यूपीएससी चेयरमैन। द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज established on 1 October 1926 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रोज बारकर। पहला पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन होता है 1 अक्टूबर 1926 को होता है अंडर द नेतृत्व सर रोज बारकर के। यूपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये 315 से 323 आर्टिकल में लाई करती है। ये रिक्रूटमेंट सेंट्रल लेवल पे होता है। इसमें आईएएस, आईपीएस ऑफिसर एंड आईएफएस अमंग अदर प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को देके आते हैं। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 10 मेंबर्स। ये 315 आर्टिकल के अंदर में आता है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 10 इसके मेंबर होते हैं, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फॉर द पीरियड। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years until they attain the age of 65 whichever is earlier। जैसा कि हमने बताया कि 315 के तहत इन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है और एक चेयरमैन और 10 मेंबर होते हैं। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और ये 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और जो इनका रिटायरमेंट एज होता है 65 होता है और इनको जो रिमूव करने की शक्ति है वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन ये अंदर जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है। एक बाकायदा वो होती है। चलिए देखते हैं। सर रोज बारकर 1926 से 1932 तक के रहे। सर डेविड पेट्रे जो थे अगस्त 1932 से 1936 में। अगर कोई पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो सर रोज बारकर फ्रॉम 1926 टू 1932। सर आयरे ये 1937 से 1942 तक थे। सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन ये 1942 से 1947 तक थे। एस.एच.के. कृपलानी 1 अप्रैल 1947 टू 13 जनवरी 1949 तक के थे। आर.एन. बनर्जी 1949 से 1955 तक के थे। एन. गोविंदराजन ये 1955 से 1955 तक के ही रहे थे। वी.एस. हेमजादी ये 1955 से 1961 तक के थे। बी.एन. झा जो थे 1961 से 1967 तक के। के.आर. डैमी ये 1967 से 1971 थे। सी.एस. सरकार ये 1971 से 1973 थे। तो जैसा कि ये पूरी लिस्ट दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक दो ऊपर के याद कर लीजिएगा और लास्ट चेयरमैन देख लीजिएगा। एस.एच. चावल ये 23 अगस्त 1996 से 1996 तक ही रहे थे। आज हमने डिस्कस किया यूपीएससी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द। तब तक इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और यूट्यूब चैनल चाणक अकेडमी। आज हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनका जो टेन्योर था 1848 से लेकर 1856 तक के। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी सर्व एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856 तक के इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को सर्व किया। इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया इंडिया में वो देखते हैं। ही इंट्रोड्यूस द पैसेंजर ट्रेन इन इंडियन रेलवे। इन्होंने रेलवे का उद्घाटन किया जो कि 53 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू थाने 1853 में बिछाई गई थी। फिर सेकंड है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एंड यूनिफॉर्म पोस्टेज सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन इंडिया में किया। इन द ईयर 1854 ही इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इन्होंने CPWD का भी 1854 में इस्टेब्लिशमेंट की। इनको जो असिस्ट करते थे वो सर आर्थर कॉटन थे। डलहौजी का अगर देखेंगे तो इनकी 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति यही लेके आए थे, जिसके ज़रिए इन्होंने सतारा, झांसी, जैतपुर ये सब इनिशियल स्टेज थे जिसको इन्होंने एनेक्स किया था। बेथुन कॉलेज स्कूल 1849 वाज आल्सो नोन एज कलकत्ता फीमेल स्कूल। बेथुन जो कॉलेज है 1849 में, इसको फीमेल स्कूल भी बोलते हैं एंड इसको इस्टेब्लिश किया था जॉन एलियट ड्रिंक्स वाटर बेथुन ने। अब देखेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये 1854 में आया था। ये एजुकेशनल पॉलिसी थी। ब्रिटिश इंडिया एक्ट प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश ऑफ समर कैपिटल एट शिमला। इसकी जो समर कैपिटल थी वो शिमला थी। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852 में इनके टाइम में होता है। इट वॉज अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी बिटवीन द टेरिटरीज एंड बर्मा। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 1853 में चली थी। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज लेड ऑन डायमंड हार्बर टू कलकत्ता 1851 में। देन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, 1854 में पोस्ट ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। देन इस्टेब्लिश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1854 में हुआ था। सेकेंड एंग्लो जो सिख वार था 1848 से 1800
में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। ये जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे उनके टाइम में क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, वो हम देख रहे हैं। संथाल रिपेलियन 1855 में इनके टाइम पे हुआ था। 15,000 संथाल वर किल्ड बाई द ब्रिटिश आर्मी। 15,000 संथाल को इन्होंने मार दिया था इनकी आर्मी ने। एंड एलिफेंट्स वर यूज टू डिस्ट्रॉय संथाल ड्वेलिंग्स, उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव। 1856 एनेक्सेशन ऑफ अवध फॉर मिस गवर्नेंस, अवध को एनेक्स कर दिया जाता है। अवध किसके रूल में था यहाँ पे? सिराज शुजाउद्दौला मिस गवर्नर के उसमें एनेक्स कर लिया जाता है। थैंक यू फॉर टॉलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे मॉरल लॉ मिंटो रिफॉर्म इन 1909। इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बोलते हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये था क्यों और क्यों आया था। अ मॉरल मिंटो रिफॉर्म आल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मॉरल मिंटो रिफॉर्म को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इंडियन मुस्लिम व अलॉटेड रिजर्व सीट, इसमें क्या था कि मॉरल मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिया था। इंडियन म्यूनिसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्रोविंशियल काउंसिल एंड इंपीरियल लेजिस्लेचर में इनको रिजर्वेशन और रिजर्व सीट दिया था, जिसमें मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट कर सकते हैं, न कि कोई दूसरे कास्ट का और ही रिलीजन का। लॉर्ड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। लॉर्ड मिंटो को इंडिया में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या क्या खासियत थी इन 1909। ऑल्सो बेटर नोन एज मोरोलो मिंटो रिफॉर्म्स। अब मोरोलो वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो मोरोले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वेयर एज मिंटो जो थे वो वाइस राय थे इंडिया के। इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या हुआ? लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, इनका अलग इलेक्टोरेट मुस्लिम को दे दिया कि मुस्लिम को वोट ओनली फॉर द मुस्लिम। द नंबर ऑफ, अब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 16 मेंबर हुआ करते थे 16 से उसको 60 कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को बढ़ाया गया। enlarge द वेरियस फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स। अब क्या हुआ? लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनलार्ज किया गया बोथ लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एज वेल स्टेट लेवल पे। प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was first Indian to join the Viceroy Executive Council। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले वाइसराय इंडियन थे जिन्होंने वाइसराय काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन किया। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी। अब क्या हुआ? प्रेसिडेंसी के भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हुए। इसमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार थे। तो आज हमने डिस्कस किया मॉडर्न इंडिया का नया टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसी को मॉरल मिंटो रिफॉर्म से जाना जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द डे। तो ओवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम बात करेंगे सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि सीबीआई कैसे स्टेट में जब इन्वेस्टिगेशन करना होता है, क्या स्टेट के रिकमेंडेशन या उसका कंसेंट ज़रूरी होता है कि नहीं, आखिर ये न्यूज़ में क्यों था, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सीबीआई जो अपनी पावर है वो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 1946 के तहत अपनी पावर को ड्राइव करता है। चलिए शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ रिस्टोर्ड जनरल consent to the General Bureau of Investigation, reversing the decision of state previous government about consent by for CBI investigation, legal and constitutional bodies। अब देखेंगे क्या प्रोविज़न है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 अंडर विच सीबीआई फंक्शन, जो कि 1946 दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में सीबीआई वर्क करता है। द स्टेट कंसेंट इज इक्वल टू एक्सटेंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। स्टेट की इसके तहत स्टेट की कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है जिससे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंड किया जा सके यूनियन टेरिटरीज के बाहर भी। अब देखते हैं किस किस टाइप के कंसेंट होते हैं। टाइप ऑफ कंसेंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंसेंट फॉर अप्रूव बाई सीबीआई। अब इस तरह 2 तरह के कंसेंट है जो सीबीआई को लेने पड़ते हैं। जनरल कंसेंट है एक। जनरल कंसेंट में क्या होता है? व्हेन अ स्टेट गिव्स अ जनरल कंसेंट टू द सीबीआई फॉर प्रोबिंग अ केस।
जब स्टेट रिकमेंड करता है सीबीआई को कि इस केस में को देखें, द एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन। उसके बाद सीबीआई को फिर से फ्रेश परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है हर टाइम। इट इंटर्स दैट स्टेट इन कनेक्शन विथ इन्वेस्टिगेशन और एवरी केस, हर केस को जा सकती है। फिर सेकेंड है स्पेसिफिक कंसेंट। स्पेसिफिक कंसेंट व्हेन अ जनरल कंसेंट इज विथड्रॉन, जब जनरल कंसेंट खत्म हो जाता है सीबीआई नीड्स टू सीक केस वाइज कंसेंट। अब उसको फिर स्पेसिफिक कंसेंट में सीबीआई को केस वाइज फिर से कंसेंट लेना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जो भी जहाँ के केसेस उससे रिलेटेड हो। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर, तब तक इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।